आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। आज की डेली लाइफ में अगर इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है तो वह है खुद की हेल्थ। और आपको अपने आप को खुद को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह से लोग सोचते बहुत हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन डेली लाइफ में उनको अपने स्वास्थ्य के लिए या अपने हेल्थ के लिए वक्त निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यही अपने आप का अनदेखा करना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब भी बनता दिखाई देता है और ऐसे में लोग एक के बाद एक कई बीमारियों की चपेट में आते भी नजर आते हैं। फिर उसके बाद उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं और ऐसे में खुद अपने आप में सोच कर जो है मानसिक रोग से भी ग्रसित हो जाती हैं। कई सारी समस्याएं, कई सारे निदान हैं और ऐसी ही बातों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद है डॉक्टर दीपेश यादव जी, जो कि होम्योपैथिक विशेषज्ञ है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। नमस्कार। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज की डेली लाइफ को लेकर बात करें, लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि खुद को अपने लिए टाइम निकालने के लिए उन्हें कई बार सोचना पड़ता है। और ऐसे में क्या कुछ इफेक्ट लोगों की लाइफ में पड़ते हैं या उनकी सेहत पर या उनके मानसिक तनाव को लेकर बात करें तो? देखिए, क्या है, आज की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें हम लगातार देखते जा रहे हैं कि बड़ी विसंगतियां आ गई हैं। जिस तरह का पहले व्यवस्थित लाइफ स्टाइल रहती थी, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सभी लोग टाइम से उठ जाते थे और सुबह उठते से ही उनके काम तय होते थे, क्योंकि फिज़िकली सारे काम करना पड़ते थे। लेडीज़ भी होती थी तो उनको पानी लेकर के आना है, जेंट्स हैं उनको जानवरों को या कृषि का काम है, ये सुबह से ही चीज़ें सब चालू हो जाती थी। तो इसके कारण उनका लाइफ स्टाइल अपने आप में बेहतर होता था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पहले सारे काम फिज़िकली किए जाते थे, शारीरिक रूप से किए जाते थे, तो उसमें दो चीज़ें होती थी। एक तो मन भी खाली रहता था और दिमाग में जो है सिर्फ काम चल रहा होता था कि मुझे क्या काम करना है। दूसरी बात है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी कि चीज़ें उठा के इधर रखना, चलना फिरना, हर चीज़ जो है एक्टिविटी के कारण ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज और मन का खुश होना, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली काम के साथ ही जीवन के रवानगी के साथ हो जाता था। लेकिन अब आज के समय में जो आप देखते हैं कि रात से ही अगर आप देखेंगे कि लेट नाइट तक लोग जगते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, फिर लेट नाइट सोते हैं, फिर अगर जॉब होता है तो आधी अधूरी नींद में उठते हैं, या फिर अगर हम देखें कि लेट जिनको सुबह नहीं जाना है वो काफ़ी देर तक लेट तक सोते हैं। तो इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, ये सब जो है डिस्टर्ब होने लगता है। भाई, अगले दिन अगर आप प्रॉपर तरीके से, सही फ्रेश तरीके से नहीं उठेंगे तो डेफिनेटली ना तो आपकी एक्सरसाइज करने का मन करेगा, ना कुछ काम अच्छी क्वालिटी से करने का मन करेगा, ना आप सही आहार ले पाएंगे। तो अव्यवस्था एक दिन पहले से ही चालू हो जाती है। अच्छा, उसका वैसे अगर देखा जाए तो मेन कारण ये है कि अगर आपने अगले दिन तय करके रखा है कि मैं भले ही 7 बजे उठूँगा, 6 बजे उठूँगा, ज़रूरी नहीं कि आप 4-5 बजे उठ पाएँ किसी कारण से, तो मैं 6 बजे 7 बजे जब भी उठूँगा, मैं उठ करके मेरा आधा घंटे का काम है कि मैं अपने शरीर को ज़रूर दूँगा, एक्सरसाइज करूँगा और योगा करूँगा, मेडिटेशन करूँगा। ये तीनों चीज़ें अलग अलग लेवल पे आपको बेहतर बनाती हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर अपनी लाइफ में वाकई आधा घंटा ही सही, लेकिन खुद की हेल्थ के लिए ज़रूर इंसान को यहाँ पर निकालना चाहिए। और ये बात भी मैंने नोटिस की है दीपक जी की, जिस तरह देखा जाए कि अगर आधा घंटा आपने या तो रनिंग कर ली या हल्की फुल्की भी एक्सरसाइज कर ली तो पूरा दिन एक फ्रेशनेस के साथ गुजरता है, एनर्जेटिक, मतलब एक अंदर से खुद फीलिंग आती है अपने आप में। देखिए, क्या है, हमारे शरीर के कई आयाम हैं जी। आप शरीर को क्यों स्वस्थ रखना चाहते हो, पहली चीज़ तो ये है, उसके पीछे आपका मोटिव होना चाहिए। ज़िंदगी अगर बिना मोटिव के है तो ज़िंदगी पानी में जाती है, ज़ाया होती है। देखो, क्या होता है कि अगर मेरा कोई मोटिव है कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है ना, खुद के लिए, परिवार के लिए, इस सोसाइटी, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, अगर मैं कुछ अच्छा मोटिव रखता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि जो हर आम आदमी के लिए की बेहतरी के लिए हो, उसकी ज़िंदगी को बेहतर उठाने के लिए हो, मैं क्या कर सकता हूँ छोटा सा योगदान। तो सबसे पहला योगदान तो यही होता है कि मैं खुद एक मिसाल बनूँ, चलती फिरती मिसाल बनूँ, कि मेरे स्वास्थ्य, मेरे व्यवहार, मेरी सोच, मेरे काम को देख करके दूसरे जो प्रभावित हों, दूसरे उनको प्रेरणा मिले कि वो भी कुछ एक बेहतर काम कर सकें।
तो ये जो है एक से दूसरा, दूसरे से चौथा, धीरे धीरे करके हम अपने समाज को, अपनी दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना रहे होते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बात शुरुआत में भी कही कि कहीं ना कहीं जब हम अव्यवस्थित तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं तो हमारी बॉडी में भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे हार्मोन्स को लेकर बात कर लें या लंग्स या अन्य चीज़ों को लेकर बात कर लें। लेकिन जिस तरह से बीमारियों की जब बात आती है, क्योंकि जब आदमी खुद को अपने आप को लेकर अवेयर नहीं होता, खुद एक्सरसाइज नहीं करता, तो किस तरह की बीमारियाँ चपेट में आ सकती हैं और किस तरह की बीमारियों को लेकर वो न तो अवेयर होता है। और इलाज को लेकर अगर बात करें तो क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बात सामने आती है वो स्ट्रेस लेने की, तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए क्या है, स्ट्रेस के पीछे भी वही रीज़न है कि आपका मिसमैनेजमेंट। अभी अपन बात यही कर रहे थे कि आप अपने आप के लिए, अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए, मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल स्टेट को बेहतर करने के लिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये आपका मिसमैनेजमेंट है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुबह से ही मैनेज करना चालू कर दें तो ये मैनेजमेंट आपके मन में है। अगर आपके मन में मैनेजमेंट सही है तो आप हर चीज़ वेल मैनेज करोगे। अगर मैं एक्सरसाइज और बाकी एक्टिविटीज़ अच्छे से कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे डाइट में कब कितना क्या क्या लेना है और किस समय लेना है, किस क्वालिटी का लेना है। फिर जब मुझे ये मालूम है तो जब मैं अपने काम में जाता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि मुझे अपने काम को किस बेहतर तरीके से करना है, किस तरह से मैं अच्छे से अच्छा काम करूं कि जो मेरे लिए, मेरे प्रोफेशन के लिए, मेरी कंपनी के लिए, मेरे देश के लिए, सबके लिए बेहतर से बेहतर हो। अच्छा, यही व्यवस्था जो है, जब आप पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं और आप हर काम को व्यवस्थित कर रहे होते हैं तो परिणाम डेफिनेटली बेहतर आ रहे होते हैं। और ये मैनेजमेंट वो भी है कि जैसे स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, यानी तनाव। तनाव का मतलब होता है जब खिंचाव हो। खिंचाव कब आता है? जब आपको किसी बात का हल नहीं मिलता या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ या सामने वाले ने कुछ गलत किया। यही स्ट्रेस लेकर के आता है। देखिए, बाहर की जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये ट्रैफिक की तरह है कि मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी गाड़ी अच्छे से चलाऊँ, मेरा ब्रेक के ऊपर कंट्रोल, गियर के ऊपर कंट्रोल, एक्सीलेटर के ऊपर कंट्रोल बेहतर हो। कोई कितनी भी गलत गाड़ी चलाएगा तो मुझे मैनेज करना आता है। वो तेज़ चला रहा है तो मैं अपना गाड़ी स्लो कर लूँगा। मुझे मालूम है अगर चौराहा आ रहा है तो मुझे अपने कौन से इंडिकेटर्स हैं, ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट, रेड लाइट, उस हिसाब से प्रॉपर तरीके से चलना है। कहाँ मोड़ है तो किस तरह से मोड़ना है। अगर मैं व्यवस्थित हूँ, ऑर्गेनाइज्ड हूँ, अपने आप को सही तरीके से डील करता हूँ, तो ये पक्की बात है कि मेरे मन में स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेस को मुझे मैनेज करना आता है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आज के लोगों को बात कर लें तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं कि मेरे सामने वाले के पास ये है, मेरे पास नहीं है, अगर मैं उसके जैसा कुछ करूँगा तो शायद मेरे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। एक तो चीज़ ये रही। लेकिन आज की लाइफ में अगर देखा जाए तो कंपटीशन जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, ख़ास करके स्टूडेंट्स लेवल के जो बच्चे हैं उनको लेकर अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में अक्सर देखे जाते हैं। एक तो मानसिक तनाव, ऊपर से पेरेंट्स का भी दबाव उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपने भी जिक्र किया कि स्ट्रेस में वो लोग आ जाते हैं जिसके चलते गलत कदम उठाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, खास करके पेरेंट्स को भी और वो उन बच्चों को भी जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी वही बात हम कर रहे थे, मैनेजमेंट जी, है ना। लोग MBA भी करते हैं, मैनेजमेंट भी करते हैं, लेकिन सिर्फ खुद का मैनेजमेंट नहीं कर पाते। आप ये देखते हैं, बोलते हैं भाई एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद की हेल्थ के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए, है ना, किसी के लिए आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप अपनी लाइफ के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो हमको सबसे पहली चीज़ है, अगर हम अपने आप को मैनेज करते हैं तो हमको देख करके हमारे परिवार के दूसरे सदस्य ऑटोमेटिकली मैनेज होना चालू होते हैं। अगर हम स्क्रीन टाइम पे कम है ना, ज़्यादा, इसकी बजाय अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी चीज़ों को सीखना, लर्न करना, अब आज क्या चल रहा है उस हिसाब से अपने आप को अपडेट करना और हर चीज़ को बड़ी गहराई से समझना, और इन सब को समझते हुए अपना योगदान इस देश के समाज के लिए, बेहतर समाज के लिए देना।
जब ये आपके अंदर आता है तो ये आपके आसपास के परिवार के लोग भी ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। संगत का एक इतना बड़ा इफेक्ट आता है। अब अगर एक बहुत छोटा बच्चा है, आप पूरे समय पे मोबाइल पे बैठे हुए और आप उसको सोचो कि वो पूरे समय मोबाइल ना देखे, और उससे छोटे 2 साल का बच्चा है उसको पकड़ा दिया, क्योंकि आपको भी मोबाइल देखना है, आपको भी अपनी किटी पार्टीज में अच्छा, वो जो एक्टिविटी पेरेंट्स में देखता है वो खुद ही करने लगता है। बिल्कुल छोड़ के रखा हुआ है, आप अपनी चीज़ों में लगे हुए हो और अपने आप का वजन हटाने के लिए और टालने के लिए उसको आपने मोबाइल दे दिया है। वो लगातार देखता रहेगा और कल को उसी में रस लेने लगेगा, फिर वो उसका एडिक्ट हो जाएगा और फिर उसको उस चीज़ से बाहर लाने के लिए आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि चूंकि अभी हम देख रहे हैं ये 7-8 साल से ही इंटरनेट बहुत ज़्यादा आया है और अब इसकी बीमारियां बहुत सामने आती जा रही हैं। तो अगर जो समझदार पेरेंट्स हैं वो खुद को अच्छे से मैनेज करते हैं, उनको देख के उनका बच्चा मैनेज होता है। अगर आप अच्छी बुक्स लेकर के पढ़ने बैठ गए सुबह से, तो आपका बेटा भी बैठ जाएगा। अगर आप सुबह से ही टीवी चला करके मूवीज़ देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, तो वो भी वही चीज़, बिल्कुल वो जो रूटीन देख रहा है कहीं ना कहीं उसको फॉलो तो उसी को फॉलो करेगा। तो आपके संस्कार, इसलिए बोला जाता था संस्कार इंपॉर्टेंट है। और संस्कार वर्ड का मतलब भी क्या होता है? सम मतलब स्वयं, और सकार मतलब जो आप अपने आप को साकार करते हो, आप अपने आप को जैसा पेश करते हो वही संस्कार है। तो जो आप संस्कार अपने घर में डाल रहे हो वही आपकी पीढ़ियों में जाता है, वही आपके परिवार में जाता है, वही देख करके अच्छी आदतें वो सीखते हैं। उनको फिर कम समझाने की ज़रूरत होती है। छोटा सा डिस्कशन भी, थोड़ा सा वो भी, बेटा ऐसा नहीं, अपन ऐसा करेंगे, ये देखो मैं करता हूँ तो देखो मेरे को इसमें ये फ़ायदा है, देखो बेटा मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे इसमें ये फ़ायदा है। हर चीज़ का हम उसको कारण बता पाएँ, फिर वो कोई क्वेश्चन करेगा उसका हम उसको राइट आंसर दे पाएँ। फिर हो सकता है वो कुछ और अच्छा ऐसा कुछ बोलेगा, पापा मैंने ये भी ये उसमें पढ़ा था, इसमें ये बताया था, वो आपका नॉलेज बढ़ाएगा। अगर हम परिवार में एक दूसरे को फोर्टिफाइड करते हैं, यानी कि नॉलेज बढ़ाने का काम करते हैं, तो 1 + 1 11 हो जाते हैं। तो आज के बच्चों में देखा भी जाता है ये चीज़, हर चीज़ को क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो हमको उनके साथ उनसे भी सीखना पड़ेगा, उनको भी बताना पड़ेगा। हाँ, अनुभव के मामले में हम थोड़े से ज़्यादा हैं तो हमको ये बता सकते हैं, बेटा इस रास्ते पे जाएंगे तो आगे जाकर के दिक्कत होगी। आपकी हेल्थ को भी लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, फिजिकल हेल्थ को लेके, हर चीज़ें जो है हमको ज़्यादा अच्छे से मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है। बस उसको हम सही दिशा में बता करके उसको आज के समय में एक्सप्लोर करने के लिए इंटरनेट है, जिसमें अच्छी चीज़ें देखने के लिए अनंत संभावनाएं हैं। हालांकि लोग 80% लोग 80% 90% जानकारी मिसयूज़ कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ को मिस्टेकन कर रही है, वही उसको जो है डिसीज्ड बना रही है और आपको जो है आपकी वेल्थ। बिल्कुल, एक बड़ा अच्छा उदाहरण कोविड काल में भी देखने को मिला था, जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस कंपलसरी हो गई थी। वो पेरेंट्स जो बच्चों को मोबाइल से दूर रखते थे, लेकिन उनकी मजबूरी बना कि बच्चों को मोबाइल देना, और आज वो बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं। तो सर बिल्कुल जिस तरह से बात कर रहे हैं इस चीज़ों को लेकर कि मानसिक जो है मानसिक तनाव क्या चीज़ होता है, इम्यूनिटी सिस्टम किस तरह से डिस्टर्ब होता है, उनका कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उन पर इफेक्ट पड़ता दिखाई देता है। क्योंकि आप होम्योपैथी के विशेषज्ञ में कई सारी जानकारी आपने दी कि खुद को कैसे बचाएं और किस तरह से डेली लाइफ में अपने आप को प्रेजेंट करें, ताकि अपने आप को खुद भी हेल्दी रखें और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। तो जब बीमारियां लोगों में आती हैं, तो जो बीमारियां आती हैं होम्योपैथिक में, उनका इलाज कितना संभव है? देखिए, होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जो कि इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र पर काम करती है। जो अभी अपन ने सारा कुछ डिस्कस किया, मेंटल प्लेन, फिजिकल प्लेन, दोनों प्लेन के ऊपर किस तरह से मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर मिसमैनेजमेंट किसी भी जगह पे होगा तो डिसीज़ पैदा होती है। इसका रिवर्स होम्योपैथी में है कि जहाँ भी आपका डिस्टरबेंस हुआ है उस पूरे के पूरे डिस्टरबेंस को रीस्टोर करना। मतलब जहाँ आप मान लो 2 साल से आपको कोई बीमारी है, तो 2 साल पहले वाली पहले की अवस्था में आपको स्वस्थ अवस्था में हमको लेकर के जाना। तो हम इसको कैसे समझते हैं, कैसे इलाज करते हैं जो होम्योपैथी का पद्धति है। देखिए, मान लो आज आपको कोई एलर्जी की परेशानी है, बाल झड़ रहे हैं,
आपको रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, 4-5 प्रॉब्लम आप लेकर के आए, या पेट साफ नहीं होता, मान लो कोई पेशेंट लेके आए। अब उनसे पूछा भाई ये कितने समय से बीमारी, कोई बीमारी उनने बताई ये 1 साल से है, ये 2 साल से है, ये 4 साल से है, और कॉन्स्टिपेशन को मान लो 6 साल हो गया। जब हम उससे, ये तो हमने पूरा फिजिकल डाटा ले लिया, फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपका मेंटल स्टेटस क्या है आज के समय में। तो आज के समय में आप किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से आपके इमोशंस हैं, किस तरह की आपकी एक्टिविटीज़ हैं, और अगर मान लो आज आप दुखी हैं, गुस्से में हैं, गुस्सा दबाया हुआ है, या किसी चीज़ का दबाव है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है, ये कब से है और उसके पीछे कारण क्या हैं। हो सकता है कुछ साल पहले टीचर का इतना दबाव रहा उस बच्चे के ऊपर कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, या उसके बाद से उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई। हो सकता है उसके साथ वाले बच्चे ऐसे थे कि उसको बुलिंग करते थे, उसको चिढ़ाते थे, परेशान करते थे, और वो घर में ही नहीं बता पा रहा था, ना टीचर से डिस्कस कर पा रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि वो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, बाकी बच्चे आगे पढ़ते हुए निकल गए, वो अंदर हीन भावना उसके अंदर रह गई। ऐसा भी हो सकता है कि घर वालों के पास समय ही नहीं था बच्चे को देने के लिए कि अब उस बच्चे की देखरेख की जाए, उससे पूछा जाए बेटा आज आपने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा सकते हैं, आपको क्या कर सकते हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या आपका कोई फ्रेंड सर्कल है नहीं है, किस तरह की बातें आप देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो। ये सारी जो मानसिक स्थितियां हैं अलग अलग, मतलब मेडिसिन इलाज करने के साथ साथ इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को, बच्चों को मतलब मॉनिटर करना चाहिए इस चीज़ को। हाँ नहीं, ये मॉनिटरिंग तो है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि केस टेकिंग, जब हम केस टेकिंग करते हैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो कॉम्प्रिहेंसिवली हम अगर देखें तब से लेके अभी तक जितने मैंने सिम्टम लिए, तो इससे इनकी मेंटल स्टेट के ऊपर क्या चेंज आया, इनकी इमोशनल स्टेट क्या थी, और इसका बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इन तीनों चीज़ों को जोड़ करके राइट और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट धीरे धीरे करके चालू किया जाता है। तो जैसे ही मेडिसिन आपके अंदर जाती है तो इन सब चीज़ों को रिस्टोर करना चालू करती है। अगर आपने कहीं इमोशंस दबाए हुए हैं तो जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। कहीं अगर आपको मन में गुस्सा है, क्रोध है, वो मेडिसिन रिजॉल्व करती हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि होम्योपैथी में अगर राइट ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसका मैनेजमेंट इतना बेहतरीन है कि हमको जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो गुस्सा है, उन सब चीज़ों के लिए पेशेंट को समझाने की भी ज़रूरत नहीं कि आप ऐसा मत करो, ऐसा करो। हम जब राइट अप्रोप्रिएट मेडिसिन देते हैं तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली विजडम क्रिएट हो जाता है। अरे यार, मैं ज़बरदस्ती गुस्सा कर रहा था इस बात पे, अरे इस चीज़ को मेरे को इतना तूल देना नहीं चाहिए था। सर जो रोक कर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, होम्योपैथिक जितने भी अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, और आपको भी काफ़ी सालों का अनुभव है, काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, कई सारे पेशेंट्स आपके पास आए, उनको भी जो है दवा देकर आपने सही किया। एक चीज़ होम्योपैथिक डॉक्टर्स में बहुत अच्छे से देखी है मैंने कि जब केस स्टडी करते हैं किसी पेशेंट को लेकर, आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, खाने में क्या है, अंधेरे से डर लगता है, इस तरह की बातों की जो है एक लंबी सी लिस्ट तैयार करती है। तो इनका और होम्योपैथिक इलाज का क्या तालमेल है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए क्या होता है, होम्योपैथी का पहले हम मतलब समझते हैं, अर्थ समझते हैं। होम्यो का मतलब होता है सेम, और पैथी का मतलब होता है पद्धति या उसका इलाज या उसका ट्रीटमेंट जो भी है, कि मैं किस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ। तो सेम प्रकार से ट्रीट करना। अब मान लो आपके पास कोई ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एलर्जी है, कॉन्स्टिपेशन है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, जो आप एक एज ए पेशेंट के रूप में लेकर के आए। अब ये जो पिक्चर आपने जो मुझे दी, ये पिक्चर होम्योपैथी में मान लो 5000 मेडिसिन हैं जो प्रूव्ड हैं। प्रूविंग का मतलब ये है, होम्योपैथी में हर तरीके से दवाइयाँ बनती हैं, हर तत्व से दवाई बनती है। मतलब चाहे मिनरल किंगडम ले लो तो आपका आयरन से लेके कॉपर से लेके मैग्नीशियम, फास्फोरस, जितने मिनरल्स हैं उन सब से, सारे मतलब एनिमल किंगडम से लेकर के आप देख लो, जानवरों के दूध से लेके और डिफरेंट टाइप के डिसीज्ड पार्ट से लेकर के
वेजिटेबल किंगडम्स हो, मतलब जितनी भी फल सब्जियां जानवर जितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं दुनिया में, हर चीज से होम्योपैथिक दवाई बनती है और बनाई जा सकती है। अब जो 4-5 हज़ार 6 हज़ार जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनको प्रूव किया गया, उसका प्रूविंग का तरीका कैसे था? किसी भी तत्व को लिया गया रॉ फॉर्म में और उसको एक हेल्दी पर्सन में खिलाया गया। जैसे 100 लोग थे, 100 लोगों को वो रॉ फॉर्म में बार बार रिपीटेड डोज में होम्योपैथिक फॉर्म में दिया गया और उनसे 3-4-5 दिन के अंदर अंदर पूछा कि आपको क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो कोई बताता है कि ना साहब मेरे को खुजली चालू हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो मेडिसिन बनेगी तो जिस बंदे को खुजली है वो इस बंदे की खुजली ठीक कर देगी। कोई ऐसा बंदा था जिसको हमने कोई दूसरी दवाई दी और उसने प्रूविंग में ये बताया कि ना साहब एसिडिटी भी हो रही है, सांस लेने में भी तकलीफ जा रही है और पेट भी साफ नहीं हो रहा है। तो जो जिस पेशेंट ने ये तीनों तकलीफें एक साथ बताई है, मतलब वो उस दवाई को शो कर रहा है। तो आप देखिए कि हमारे आसपास जितने भी तत्व ऊपर वाले ने कुदरत ने बनाए हैं, उसके अंदर ये शक्ति है, ये उसका गुण है कि वो पर्टिकुलर चीज़ें जो एक हेल्दी पर्सन में क्रिएट कर सकता है, वही डिसीज्ड पर्सन में ठीक कर सकता है। तो होम्योपैथी का मतलब ये है कि मैं सेम चीज़ जो कि आपके अंदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं वैसी ही मेडिसिन में सिलेक्ट करके लाऊं जो आपके ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को पूर्ण रूप से कवर कर दे। यानी कि ये डिसीज़ है और ये मैंने मेडिसिन लेके आया, अगर इसके ऊपर फिट हो गई तो ये लॉक खुल गया। तो यही रीज़न है कि सारी केस स्टडी तैयार की जाती है, केस हिस्ट्री पेशेंट की केस हिस्ट्री तैयार की जाती है क्योंकि हमको राइट और एप्रोप्रिएट की बनाना है। मतलब ताला पेशेंट अपने आप में एक लॉक की तरह होता है जो हमारे पास आता है और हमको राइट एप्रोप्रिएट चाबी उसके लिए चाहिए है, तभी वो ताला खुलेगा। यानी कि तभी वो पेशेंट पूर्ण रूप से क्योर हो पाएगा। अदरवाइज आप कोई भी चाबी लगाएंगे, थोड़ा खुलेगा थोड़ा नहीं खुलेगा, या फिर वापस लगाएंगे फिर परेशानी जाएगी। राइट और अप्रोप्रिएट मेडिसिन सिलेक्ट करके अगर उसको दिया जाए तो वो लॉक प्रॉपर तरीके से खुलेगा, प्रॉपर तरीके से वो वर्क करेगा। बिल्कुल, जिस तरह आपने जिक्र किया कि हज़ारों दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड की गई हैं, जो कि इफ़ेक्टिव भी हैं हर एक तरह की बीमारी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भ्रम भी बना रहता है। ख़ास करके होम्योपैथिक पद्धति को लेकर आप बात करें तो होम्योपैथिक इलाज करते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि देर से जो है इसका फ़ायदा हमें होगा और जल्दी शिफा लेने के लिए या जल्दी फ़ायदा लेने के लिए, जल्दी आराम लेने के लिए एलोपैथिक या दूसरे इलाज की तरफ रुख कर दें। तो इसको किस तरह देखा जाए, क्योंकि लोग एक भ्रम के तौर पर देखते हैं कि होम्योपैथिक इलाज मतलब इतना वक्त तो लग ही सकता है इस बीमारी के सही होने में। बिल्कुल सही है। देखिए क्या है कि होम्योपैथी में यूजुअली जो पेशेंट आते हैं वो सब जगह से पहले इलाज करा करके परेशान होकर के उसके बाद आते हैं। और कौन सी बीमारियों के लिए आते हैं? अधिकतर क्रॉनिक डिसीज़ के लिए आते हैं। मान लो जैसे एसिडिटी की बात बोली जाए, आप अगर कोई पेशेंट आया एसिडिटी का, वो बोले कि ना साहब मुझे 3 साल से एसिडिटी थी। तो 3 साल से क्या कर रहे थे कि ना साहब एंटी एसिड ले रहे थे, घरेलू कोई नुस्खे कर रहे थे, इन सब चीज़ों से हम काम चला रहे थे, कभी ठीक हो जाता कभी नहीं होता। अब आज तो स्थिति तो अब तो और वर्स होती जा रही है। तो जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास वो पेशेंट आता है तो कई साल पुरानी बीमारी लेकर के आता है। एलोपैथी में भी अगर एसिडिटी के लिए इलाज देखा जाए तो सिर्फ एंटी एसिड आप दे सकते हो, इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। या तो लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए बोलेंगे, अगर लाइफ स्टाइल चेंजेस से मैनेज हो गई तो ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी भर आप एंटी एसिड खाओ। इसी तरह से चाहे एलर्जी हो, चाहे तमाम दूसरी बीमारियां हो, अस्थमा हो तो आपको इन्हेलर लेना पड़ेगा, जोड़ों का दर्द है तो आपको पेन किलर लेना तो होम्योपैथिक में ये माने कि इलाज होता है लेकिन जड़ से ख़त्म होता है। यस, जड़ से। दूसरी चीज़ वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप 3, 4, 5 साल पुरानी बीमारी लेके आ रहे हो जिसका कहीं कोई इलाज था ही नहीं, अगर वो बीमारी होम्योपैथी में आने से 1 साल में या कुछ, जैसे एसिडिटी आपने बताया, इस तरह के आते हैं, एसिडिटी के लिए आते हैं, कहीं कोई पेन लेकर के आता है, सर दर्द, जोड़ों का दर्द, ये आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ मिनटों के अंदर ही उस पेशेंट को क्लिनिक में बैठे ही बैठे आराम हो जाता है। तो ये तो फास्ट से भी फास्टेस्ट हुआ। पेन किलर को भी टाइम लगेगा इतना काम करने में, उससे जल्दी होम्योपैथी काम कर देती है। लेकिन हाँ, ये हुआ रिलीफ। हम रिलीफ को क्योर मान लेते हैं, रिलीफ का मतलब अलग है और क्योर का मतलब अलग। रिलीफ मिला तो हम तो सही हो गए। हाँ, उसको हम सोचते हैं जैसे आज मैंने अभी एंटी एसिड खाया, अभी आराम लग गया, लेकिन कल फिर मुझे एसिडिटी होगी। तो ये तो मैं ज़बरदस्ती बस दवाइयाँ खा के काम चला रहा हूँ, क्योर नहीं हो रहा हूँ। होम्योपैथी रिलीफ तो देती है
लॉन्ग टर्म राइट टाइम तक आपने ली तो वो आपको पूर्ण रूप से क्योर भी कर देती है, जड़ से बीमारी को मिटा भी देती है। तो ये शक्ति है होम्योपैथी की। चलिए, बिल्कुल वक्त कम है और अंतिम सवाल आपसे सर, जिस तरह से देखा जाए कि आज की डेली लाइफ का जिक्र आपने यहाँ पर किया, डेली लाइफ का असर कैसा इंसान की हेल्थ पर पड़ रहा है उसका जिक्र आपने किया, होम्योपैथिक दवाई कितना इफेक्टिव है उसको लेकर भी लोगों को जागरूक करने की काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने ये की। अंतिम में क्या कुछ मैसेज देंगे आप? देखिए, अंत में मेरा मैसेज यही रहेगा, जो बात शुरुआत से करी वही बाद में बता रहा हूँ मैं। एक वर्ड है ऑर्गेनाइज्ड। जस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड, बी नॉलेजेबल, बी कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड द सोसाइटी, और हमेशा ये कोशिश करें कि अपने आप को बेहतर दे सकें। देखिए, चॉइस करने के लिए आज हमारा जो इंटरनेट का एरिया है और जो सीखने का एरिया है वो बहुत बढ़ चुका है। उसमें से हम क्या ऐसी बेहतर चीज़ें हम सीख सकते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, और हमारी ज़िंदगी अगर बेहतर होगी, हमारा परिवार बेहतर होगा, हमारा देश बेहतर होगा। बिल्कुल, हमारा परिवार, हमारा देश बेहतर तब होगा जब हम खुद को स्वस्थ रखेंगे, खुद को हेल्दी रखेंगे। और इसके लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु डॉक्टर साहब ने दिए, जाहिर सी बात है उस पर आप अमल ज़रूर करेंगे, इस बात की उम्मीद है। डॉक्टर दीपेश यादव जी, आप हमारे पास आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जिस तरह से देखा जाए, होम्योपैथिक एक ऐसी पद्धति है न सिर्फ रिलीफ देती है आपको, बल्कि जड़ से बीमारी भी ख़त्म करती है। लेकिन इन चीज़ों को समझना होगा और ये समझने के लिए एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना भी बेहद ज़रूरी है। इधर उधर इलाज कराने से बेहतर है कि आप किसी अच्छे अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं, अपनी बीमारी को समझें, डॉक्टर को समझाएं, और डॉक्टर जो गाइडलाइन देता है अगर उसको फॉलो आप करेंगे तो जाहिर सी बात है न सिर्फ आपकी ज़िंदगी हेल्दी बनेगी, बल्कि आपकी लाइफ भी एक हेल्दी और खुशहाल ज़िंदगी अपने परिवार के साथ गुजारने के लिए काफ़ी होगी। और आज की चर्चा में, आज की शख्सियत में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।